अब हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जहाँ से एक्चुअल में मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड दिल्ली सल्तनत। इसका टाइम पीरियड है 1206 एडी से 1526 एडी तक। मतलब इस टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत आता है। 1526 एडी के बाद से मुगल पीरियड प्रारंभ हो जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारत में रहे हैं। पहला दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 एडी के बीच में, और 1526 एडी के बाद से मुगल साम्राज्य अंग्रेजों के आने तक का समय तक। तो इसके अंदर हम 5 डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं। पहला स्लेव डायनेस्टी, जिसे इल्वरी डायनेस्टी भी कहते हैं, इसको तुर्किश रूल भी कहते हैं, और हिंदी में इसको दास वंश भी कहते हैं, दास वंश या गुलाम वंश। इसका टाइम पीरियड रहा है 1206 एडी से 1290 एडी के बीच में। इसके बाद दूसरा वंश आता है, इसको रिप्लेस करके खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी 1290 एडी से 1320 एडी के बीच में। फिर तीसरा डायनेस्टी आता है दिल्ली सल्तनत पर, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1413 एडी के बीच में, जो लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत पर। और फोर्थ नंबर में आता है सैयद डायनेस्टी 1414 एडी से 1451 एडी के बीच में। और अंत में आता है लोधी डायनेस्टी पांचवा, जो कि 1451 से 1526 एडी के बीच में इसका टाइम पीरियड रहता है। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर के साथ, और लोधी वंश के जो इब्राहिम लोधी होते हैं वो हार जाते हैं बैटल को, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है इंडिया में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी को, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्लेव डायनेस्टी, जैसा कि हम जान चुके हैं कि इसका रूलिंग टाइम रहा है 1206 एडी से 1290 एडी के बीच में। इसके अंदर 4 महत्वपूर्ण शासक आए हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 के बीच में। फिर आता है जो महत्वपूर्ण है इल्तुतमिश 1210 से 1236 एडी के बीच में। फिर रजिया सुल्तान आती है 1236 से 1240 एडी के बीच में, जो कि फर्स्ट मुस्लिम शासिका होती है दिल्ली पर शासन करने वाली। और लास्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट रूलर होता है स्लेव डायनेस्टी में होते बलबन 1266 से 1287 एडी के बीच में। तो अभी हम पहले कवर करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर हम धीरे धीरे अलग के बारे में इल्तुतमिश वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की जाती है। और पहला वंश दास वंश गुलाम वंश से आता है, लेकिन इसकी नींव जो रखते हैं मोहम्मद गौरी का ये दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन को ही एक अवसर मिलता है दिल्ली का शासक बनने का। तो हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया, और उसने अपनी राजधानी बनाता है लाहौर में। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने कोई बहुत बड़ा टाइटल ग्रहण नहीं किया, जैसे मलिक वगैरह का टाइटल उसने ग्रहण किया था, सिपाहसलार, इस तरह से कुछ टाइटल थे, मलिक और सिपाहसलार नाम के टाइटल। उसने कभी सुल्तान का टाइटल को एज्यूम नहीं किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि बहुत उदार थे और उसके हृदय बहुत ही दयालु थे, और इस वजह से उसको टाइटल दिया गया है लाख
दाता या लाख वक्स मतलब लाखों देने वाले, क्योंकि लिबरल था और ये चैरिटी वगैरह में पुअर लोगों को, जो नीडी पर्सन थे उन सबको मनी डिस्ट्रीब्यूट करता था। ऐबक ने कुतुब मीनार का भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1199 एडी में, और ये स्टार्ट किया गया था एक सूफी संत थे उसी के नाम पर। उस सूफी संत का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाए इसको, फिनिश नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए इस कुतुब मीनार को, जो कि दिल्ली में बनाया गया था। इसको कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। मतलब एक तरह से ये मस्जिद था कुतुब मीनार, मॉस्क था, और दो मॉस्क इसके टाइम पीरियड में बने हैं, एक दिल्ली में और एक अजमेर में भी। सॉरी, ये देखना है कि दो मॉस्क उसने बनाए हैं। फिर से थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। मतलब कुतुब मीनार तो उसने बनाया 1199 डी में स्टार्ट किया, ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। लेकिन इसके अलावा उसने दो मस्जिद भी बनाए, एक दिल्ली में और एक अजमेर में। दिल्ली में जो मस्जिद का निर्माण किया था उसका नाम था क्वात अल इस्लाम, जो कि इंडिया में फर्स्ट मस्जिद थे। और अजमेर में एक मस्जिद बनाया जिसका नाम था अढ़ाई दीन का झोपड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 1210 में 4 साल के बाद ही वो जब घोड़े पर बैठ करके हॉर्स पोलो मतलब चौगान खेल रहे थे, वो खेलते वक्त घोड़े से गिरे और उसकी मृत्यु हो गई और लाहौर में उसको दफना दिया गया। और जब इसकी मृत्यु होती है तो उसके जो एक एक्सपीरियंस बेटा होता है आराम शाह, वो लाहौर से लगभग 8 महीनों तक रूल करता है, लेकिन उसको हटा करके इल्तुतमिश इस पर गद्दी पर बैठ जाता है। तो फिर से इल्तुतमिश का साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है। तो फिर इल्तुतमिश के बारे में हम आगे देखेंगे। कनेक्शन कम था यहाँ पर, तो ये रियल कंसोलिडेटर भी कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में तुर्किश कन्क्वेस्ट का। और इसने सिल्वर कॉइन टाका इंट्रोड्यूस किया और कॉपर कॉइन जीतल इंट्रोड्यूस किया, जो कि फर्स्ट प्योरली अरबिक कॉइनेज था जो दिल्ली से इशू किया गया था। साथ में इसने एकतादारी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा ये 40 लॉयल नोबल्स मतलब 40 लॉयल मेंबर्स का एक टीम बनाया, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट इज कॉल्ड चिहालगानी, या इसको चालीसा भी कहते हैं, तुर्क ए चहालगानी या चालीसा, जिसमें 40 मेंबर्स होते थे और वो गवर्निंग क्लास के होते थे, और जो कि जिसकी स्थापना इल्तुतमिश करता है। कुतुब मीनार जिसको अधूरा छोड़कर गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको कंप्लीट करता है। और ये इतना इंटरेस्टिंग राजा है कि अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, न कि अपने बेटे को। इनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है और इसकी मृत्यु होने के बाद इसको उसी जगह दफनाया जाता है, उसी टॉम्ब में दफनाया जाता है जहाँ पर खुद के लिए उसने दिल्ली में बनवाया था मकबरा, तो उसी मकबरे में उसको दफनाया जाता है। इसी के टाइम पीरियड में अली मर्दान खान खुद को डिक्लेयर करता है बंगाल और बिहार का किंग। जहाँ तक कंसोलिडेशन की बात करें इल्तुतमिश की, तो इसने अच्छे से हैंडल किया ख्वारिज़्म शाह
और पावरफुल मंगोल रूलर चंगेज खान को। कैसे किया, थोड़ा इसके बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जैसे शुरुआती के टाइम पीरियड में इल्तुतमिश का पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन था नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर, क्योंकि इन्हें पता था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऐसा पार्ट है जहाँ पर बहुत सारे खतरा हो सकते हैं। खासकर क्योंकि गजनी, जिसको ख्वारिज्म शाह ने जीत लिया था, और ख्वारिज्म एम्पायर बहुत पावरफुल हो गया था सेंट्रल एशिया में उस समय। और इस वजह से मतलब ईस्टर्न फ्रंटल जो उसका था एक्सटेंड हो चुका था ख्वारिज्म शाह का, और ये इंडस तक आ चुका था। तो इस डर से वो वाकिफ थे, और इल्तुतमिश ने लाहौर को जाकर मार्च किया और ऑक्युपाई कर लिया उसको। तो इस तरह से उसने ख्वारिज्म शाह से अपना, ख्वारिज्म शाह के जो डर थे, डेंजर था, उससे हद तक बचाया। और इसी दौरान एक इवेंट होती है 1218 में, जैसे ख्वारिज्म एम्पायर को मंगोल डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि उस समय का एक स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर हुआ करता था हिस्ट्री में। बहुत लंबा और चौड़ा उसका साम्राज्य था मंगोल का। मंगोल रूलर चंगेज खान मंगोल रूलर चंगेज खान अलाउद्दीन मोहम्मद को हरा देता है, जो कि ख्वारिज्म शाह का जो ख्वारिज्म शाह का जो सबसे बड़े बेटे होते हैं वो, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि मंगोल रूलर चंगेज खान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह को हरा देता है, और ख्वारिज्म शाह का एल्डेस्ट सन, बड़ा बेटा मंकबरनी, वो इल्तुतमिश से सहायता मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश ने उन्हें मना कर देता है सहायता देने से। इस तरह से वो मुगलों के क्रोध से मंगोलों के क्रोध से इंडिया को बचाता है उस टाइम पीरियड में, और मंगोल का थ्रेट कुछ हद तक कम होता है, और बहुत ध्यानपूर्वक अपनी नज़र रखता है मंगोल पर, जब तक कि चंगेज खां की मृत्यु नहीं हो जाती है 1227 में। 1227 के बाद ही 1228 में वो आगे जा कर के मुल्तान और सिंध पर आकर अपना कब्जा करता है। उसके पहले वो कुछ भी नहीं करता है। जहाँ तक बात करें बिहार और बंगाल के कंट्रोल के बारे में, तो बिहार और बंगाल में एक पर्सन था इवाज, वो टाइटल लिया था सुल्तान गयासुद्दीन का। उसने इंडिपेंडेंट पावर के रूप में एज्यूम किया, किंग बना बिहार और बंगाल का। लेकिन 1226-27 में इवाज जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था बंगाल और बिहार को, उसको हरा देता, उसको हत्या कर देता है युद्ध में। इल्तुतमिश के जो बेटे होते हैं वो, और इस तरह से बंगाल और बिहार दोबारा से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा में आ जाता है, दिल्ली सल्तनत के कब्जे में आ जाता है। यहाँ तक कि इल्तुतमिश ने कुबाचा को भी मुल्तान से मतलब हटा दिया वहाँ से, और इस तरह से काफ़ी हद तक उसने दोबारा से इंडस तक अपना साम्राज्य को विस्तार कर लिया। यहाँ तक कि 1226 से 1231 के बीच में रणथंभौर, अजमेर, इन सब के बीच में भी उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, और इस तरह से उसने बहुत हद तक इंडिया को शेप भी किया। तो इतना ही बात इसके बारे में है। रजिया सुल्ताना ने अपने सारे महिला होने का जो श्रृंगार होते हैं, वेशभूषा है, उसको हटा दिया, और पुरुषों वाले ग्रहण कर लिए। अपने चेहरे जो ढकने होते थे महिलाओं को मुस्लिम में, उसको हटाया, और पूरी तरह से
एक मेल जैसा करेक्टर में आकर के उसने रूल किया। शिकार भी करती थी, आर्मी को लीड भी करती थी युद्ध वगैरह में। इसलिए वो फेमस थी लोगों के बीच, लेकिन अपने ही नॉवेल्स के बीच में वो क्रिटिसिज्म का कारण थे, वो अपोज करते थे। तुर्किश नॉवेल्स कहते थे कि महिला लज्जा को त्याग चुकी हैं। और एक एक इस पर एक्यूज लगाया गया था कि याकूत खान के साथ इसके जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है उसको लेकर भी कुछ दिक्कतें थी लोगों ये नोवेल को। और अल्टीमेटली इसने रजिया ने अल्तुनिया से विवाह करता है। और 4 साल के बाद 1240 में हरियाणा के पास इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्या हो गई, इसकी हत्या कर दी जाती है। तो एक छोटे से टाइम पीरियड में बहुत फेमस रही, लेकिन अपने ही लोगों का शिकार ये हुई है। इस तरह से इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद क्योंकि इसकी मृत्यु इल्तुतमिश के बेटा मतलब इसका भाई बहराम शाही कर देता है, और इस तरह से इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। इसे बिलोंग नहीं करने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण पोस्ट नहीं दिया गया। इसका सीधा सा मतलब था कि वो इंडियन मुसलमान को पावर और अथॉरिटी की पोजीशन से बिल्कुल बाहर करना चाहता है। और बलबन इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते थे कि पावर को किसी और के साथ शेयर करें। यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर के साथ भी पावर शेयर नहीं करता था। उन्हें किसी से अपने बारे में बुराई या क्रिटिसिज्म सुनना पसंद नहीं था। यहाँ तक कि उसका सपोर्टर भी उसका क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता है, इतनी पाबंदी लगा कर रखा था। और साथ में उसने नोवेलों का खुद से प्रभाव हटाने के लिए चालीसा, जो कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, तुर्खानी चहलगानी या चालीसा, उसको एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। साथ में साथ he declared himself as the representative of God on earth। और इसके अलावा खुद को वेल इन्फॉर्म रखने के लिए बलबन ने स्पाई अपॉइंटेड किया, गुप्तचर की नियुक्ति की इन एवरी डिपार्टमेंट। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी। और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस से भी डील कर सके और साथ में मंगोल को भी रिपेल कर सके। और इन सब के लिए उसने रीऑर्गेनाइज किया एक मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। और एंटी सोशल एलिमेंट से डील करने के लिए बलबन ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बलबन इतने ज़्यादा सख्त थे कि अपने दरबार में लाफ और जोक, हंसी मजाक और जोक को भी रिफ्यूज कर देते थे, ये भी करना मना था। और इसके साथ ही वो सीरियस बलबन का एक खास बात और थी कि वो ये जोड़ देते थे कि नोवेल उसके इक्वल नहीं है। इसके लिए उसने सिजदा एंड पैबोस प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया। सिजदा का मतलब होता है कि लोग उसके सामने में आएंगे तो घुटने पर टेक कर माथा को और सर को ज़मीन पर ग्राउंड पर लगा करके उसको नमस्कार करेंगे, ग्रीटिंग करेंगे। दिस इज कॉल्ड सिजदा, सिजदा प्रैक्टिस, सिजदा प्रथा। और पैबोस का मतलब सुल्तान के पैर को चूमेंगे। ये दोनों प्रथा स्टार्ट किया था सिजदा एंड पैबोस बलबन ने।
ताकि ये कंफर्म कर सके कि नोबल उसके बराबर नहीं है। यहाँ एक बात और जानना ज़रूरी है कि ये तो कंफर्म है कि दिल्ली सल्तनत का एक मेन आर्किटेक्ट था, काफ़ी इसने स्ट्रांग बना कर रखा और पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए उसने जस्टिस को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा निष्पक्ष रखा और इसके अलावा उसने नदर्न इंडिया को फुल्ली डिफेंड तो नहीं कर पाया, मतलब मंगोल वगैरह से, लेकिन काफ़ी हद तक इसकी कोशिश थी। और इसी क्रम में जिस तरह से उसका एक स्ट्रिक्टनेस था, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट थे, उस वजह से काफ़ी लोग इससे डिसअपॉइंटेड थे। स्पेशली जब उसने नन तुर्क को पावर एंड पोजीशन से हटा दिया तो लोग ज़्यादा नाराज़ हुए और वो उसने अपने गवर्नमेंट के बेस को ट्राई किया कि नैरो ग्रुप्स के ज़रिए ही चलाने की कोशिश किया। इस तरह से उसने बलबन ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कंसोलिडेट करके रखा दिल्ली सल्तनत को।